बच्चों हम बात करेंगे यहां से एलसीआर सर्किट की, और एलसीआर सर्किट के अंदर ही हम देखेंगे यहां से रेजोनेंस किस टाइप से होता है। तो आज ही बच्चों बात करते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट की। क्या क्या यहां पे लगाए गए हैं, यहां पे तीनों चीजें एक साथ सीरीज के अंदर लगा दी गई है। तीनों चीजें कौन कौन सी है? तीनों चीजों में से पहली चीज कौन सी आती है आपकी? रजिस्टर। पहला क्या आएगा आपका? रजिस्टर। दूसरा क्या आएगा आपका? इंडक्टर। तीसरा क्या आएगा आपका? कैपेसिटर। और फिर से हमें क्या मान लेना है कि आई जो है हमारी वो क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप मुझे बताइए कि जो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, देखो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सीरीज में अलग अलग होगा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा उसको आप यहां से वी आर मतलब रजिस्टर के अंदर जो पोटेंशियल होगा टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा? बिल्कुल यही होगा। उसका क्या फेज बदलेगा? जी नहीं, उसका फेज नहीं बदलेगा। क्या इंडक्टर के अंदर आप मुझे बता सकते हैं कि इंडक्टर के अंदर फेज किस टाइप से बदलेगा? बिल्कुल, इंडक्टर के अंदर तो करंट क्या करती है? लैग करती है, तो पोटेंशियल क्या कर जाता है? लीड कर जाता है। कितने एंगल से? π/2 एंगल से। तो यहां से अगर हम देखते हैं कि इंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है वो टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, सॉरी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल क्या करता है? लीड करता है। अब इसके अंदर करंट क्या करती है? लीड करती है। तो पोटेंशियल क्या करता है? लैग करता है। अब इसके अंदर जो पोटेंशियल आएगा वीसी टाइम के रेस्पेक्ट में क्या आने वाला है? वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है। अगर आप अब इसका फेजर डायग्राम देखेंगे, इसके फेजर डायग्राम में देखो आप लोगों को यहां से बिल्कुल ये समझ में आने लग जाएगा कि VL जो भी है I इंटू एक्सएल वो हमने ऊपर ले लिया है, ठीक है, और VC हमने क्या ले लिया है? नीचे ले लिया है। क्यों? क्योंकि VC क्या है? पीछे है। VC क्या है? पीछे है। और VL क्या है? आगे है। और VR को हमने यहां ले लिया है। मतलब VL को हमने करंट के फेज से 90 डिग्री आगे कर दिया और इसको करंट के फेज से 90 डिग्री पीछे कर दिया। समझ में आ रही है? यही करंट का फेज है और यही रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल का फेज है। जो करंट का फेज है वही रजिस्टर के अंदर पोटेंशियल का फेज है। देखिए बिल्कुल सेम है, दोनों का फेज सेम है, लेकिन यहां पे जो VC के अंदर है और जो VL है वो दोनों का फेज क्या है? आगे पीछे है। VC के अंदर क्या है? पीछे है। VL के अंदर क्या है? आगे। तो VL को हमने क्या कर दिया भैया? आगे कर दिया, और VC को क्या कर दिया? पीछे कर दिया। होप सो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो सकता है? हो सकता है कि यहां से VL क्या हो? ज्यादा हो। केस वन में क्या हो सकता है कि VL क्या हो? ज्यादा हो। भाई पोटेंशियल की जो वैल्यू है इंडक्टर के अक्रॉस क्या आ जाए? ज्यादा आ जाएगी। अलग अलग है ना, सीरीज में अलग अलग आएगी। हो सकता है कि VC की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम आए। तो नेट पोटेंशियल अगर यहां पे कैलकुलेट किया जाएगा तो VL माइनस VC आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से देखिए, VL माइनस VC आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो VL माइनस VC ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेट ऊपर है। लेकिन अगर सेकंड केस में VC अगर ज्यादा है, सेकंड केस में अगर VC क्या है? ज्यादा, तो VC की वैल्यू जो नेट V होगा वो क्या होगा? हमेशा VC माइनस VL। यहां क्या होगा? VC माइनस VL, और यहां क्या होगा? VL माइनस VC। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो देखो यहां से जो एक्सप्रेशन बनेगा आपका किसका? V नॉट का टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या बनने वाला है? वो बनने वाला है आपका केस वन की बात करूं तो VL माइनस VC क्या बन जाएगा? VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR का होल स्क्वायर। क्लियर है? इतनी तो बात है। तो बात अगर ये है तो यहां से इसके रूट को, स्क्वायर को हटा करके जब रूट लिया जाएगा तो यहां पे VL को क्या लिख सकते हैं हम? I नॉट इंटू एक्सएल लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? I नॉट इंटू XC लिख सकते हैं। इसका क्या कर देंगे? यहां से होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसको क्या कर देंगे? I नॉट का R, और इसका क्या कर देंगे? यहां से होल स्क्वायर कर देंगे। अब आप मुझे बताइए क्या I नॉट यहां से कॉमन लेके मैं स्क्वायर कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां से क्या आने वाला है? I नॉट का स्क्वायर, यहां क्या आएगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस I नॉट का स्क्वायर, तो कॉमन आ ही गया, तो I नॉट का स्क्वायर, और ये क्या हो सकता है? R स्क्वायर। तो I नॉट को बाहर निकाल देते हैं, कॉमन ले लिया है हमने, कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। तो जैसे ही बाहर आएगा ये क्या बन जाएगा? I नॉट बन जाएगा। रूट में क्या आएगा? XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो क्या ये यहां से Z जैसी कुछ फीलिंग देने लग गया है? बिल्कुल Z जैसी फीलिंग देने लग गया है ये वाली टर्म। तो ये वाली टर्म यहां से क्या बनेगी? केस वन की Z बनेगी। केस वन की इंपीडेंस बनेगी कौन सी वाली वैल्यू? केस वन की इंपीडेंस बनेगी रूट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। यही वैल्यू बनेगी आपके
इंपेडेंस की यूनिट भी इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस, नॉर्मल रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस, इन सब की तरह क्या होती है, ओम ही होती है। अब आप देखो दूसरे केस में ज्यादा मशक्कत करने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरे केस में आप डायरेक्ट Z कैसे लिख सकते हो? अगर दूसरा केस आपको ये वाला केस अगर आपको यहां से समझ में आ गया है कि जो VC है वो क्या है, ज्यादा, और VL क्या है, कम, तो देखो VC का जो फेज है देखो ज्यादा बना रखा है, इसकी लंबाई यहां से क्या है, ज्यादा, और यहां पे देखो VL की लंबाई क्या की गई थी, ज्यादा, तो क्योंकि VL क्या था, ज्यादा, यहां क्या है, VC ज्यादा, तो VC माइनस VL, बड़ा माइनस छोटा, तो VC माइनस VL नेट होगा। तो यहां से क्या आएगा भैया, XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, यही होगी आपके इंपीडेंस की वैल्यू। ठीक है, तो ये फेजर डायग्राम भी समझ में आ चुका है। और फेजर डायग्राम के साथ में इंपीडेंस ट्रायंगल देखोगे तो उसके अंदर आपको वैल्यू भी समझ में आ जाएगी। ये जो XL माइनस XC है वो यहां सेट हो जाएगा, तो यहां से tan फाई, यहां से जो आपका tan फाई है वो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, XL माइनस XC अपॉन R, और यहां से जो tan फाई होगा आपका कैलकुलेट, वो यहां से क्या होने वाला है, XC माइनस XL अपॉन R। बिल्कुल सेम है, एक में XL माइनस XC है, एक में XC माइनस XL है। XC क्या होता है, 1 बाय ओमेगा C, XL क्या होता है, ओमेगा L। होप सो LCR सर्किट भी आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। बात चल रही है एक ऐसे केस की जो LCR सर्किट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे इंपॉर्टेंस ये है कि इस LCR सर्किट में जब यहां पे XL और XC दोनों बराबर हो जाएंगे, XL और XC जब दोनों बराबर हो जाएंगे, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, जब XL और XC यहां से दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हम लेकर के आते हैं यहां पे केस नंबर 3। ये हमने पढ़ा केस 1, इसमें क्या था, इसमें था XL बड़ा था किससे, XC थे। ये केस नंबर 2 था, इसमें आपका XC बड़ा था किससे, XL से। हम बात कर रहे हैं यहां से केस नंबर 3 की। हम अब बात करेंगे यहां से केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में हम बात करेंगे कि XL और XC यहां से दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इस कंडीशन में जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और इस करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाने के कारण हम इस कंडीशन को नाम देंगे रेजोनेंस। क्या नाम देंगे इसको, रेजोनेंस नाम देंगे। रेजोनेंस का हिंदी में मतलब होता है अनुनाद। इसका मतलब हो गया जो करंट है सर्किट के अंदर वो क्या हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है। और उसका जो XL और XC बराबर हो जाने का मतलब है कि जो XL कहीं ना कहीं करंट को पीछे खींचता है और XC दोनों पीछे खींचते हैं, तो एक इधर पीछे खींचता है, एक इधर पीछे खींचता है, दोनों बराबर तरीके से खींचते हैं, तो दोनों का जो फोर्स, दोनों का जो मतलब फोर्स वाइज अगर मैं बात करूं, कोई एक ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन से कोई इधर खींच रहा है, 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, वो तो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, तो उसको जो सामने से खींच रहा है वो बराबर खींच के ले जाएगा। तो बस यही बात है, XL और XC बराबर हो गए तो रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस होते ही दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाने की वजह से जो टोटल करंट है वो क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, और वो रजिस्टर में से क्या करने लग गई, फ्लो करने लग गई। इसका मतलब बहुत इजी है, आपसे पूछा जाता है कि Z बताइए जब रेजोनेंस होता है, तो भैया जब Z हम ऐसे बताएंगे कि हम ये जानते हैं कि Z के अंदर दो फॉर्मूले पड़े, XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, या फिर हमने पढ़ा XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। देखो केस 2 में हमने XC माइनस XL पढ़ा, केस 1 में हमने XL माइनस XC पढ़ा। अगर XL और XC दोनों बराबर है तो बताइए आप, क्या ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, क्या ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, जीरो का स्क्वायर ऐड करोगे तो R स्क्वायर ही आएगा। तो Z की वैल्यू यहां से क्या आ गई, Z की वैल्यू क्या आ गई, रूट R स्क्वायर आ गई। क्या आ गई Z की वैल्यू, रूट R स्क्वायर, मतलब रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, Z की वैल्यू कितनी आ गई भैया, R आ गई। मतलब जब रेजोनेंस होगा तो एक LCR सर्किट, एक सीरीज LCR सर्किट केवल एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। होप सो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यही है यहां से रेजोनेंस का फंडा। और इसका केस 3, बात रेजोनेंस की फिर से चलेगी तब दोबारा आपको यहां से बताया जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उसकी स्लाइड का नंबर आएगा तब हम वहां से वो बात भी करेंगे। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं जो जो अभी तक हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने, प्योर रजिस्टर पढ़ा है, प्योर इंडक्टर पढ़ा है, प्योर कैपेसिटर पढ़ा है। क्या क्या तीनों चीजें पढ़ी है। उसके बाद हमने सीरीज LR पढ़ा है, सीरीज CR पढ़ा है और सीरीज LCR भी पढ़ा है। लेकिन इनको एक बार हम देख लेते हैं आसान भाषा में, बहुत ही इजी है। केवल रेजिस्टिव सर्किट है तो फेजर डायग्राम ये होगा, करंट यहां है, वोल्टेज क्या है आगे है, करंट नीचे है, वोल्टेज क्या है ऊपर है।
प्योर इंडक्टर के अंदर आप लोग जानते हैं यहां से करंट क्या कर जाती है, लैग कर जाती है, तो करंट थोड़ा बाद में शुरू होगी, करंट थोड़ा बाद में शुरू होगी, ये थोड़ा पहले शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा बाद में शुरू होगी। या जब इसके अंदर प्योर कैपेसिटर के अंदर यहां से करंट क्या करेगी, लीड करेगी, तो करंट ग्राफ में पहले शुरू होगी या नीचे से शुरू, ऊपर से शुरू होगी। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, या तो इस सर्किट डायग्राम को देखो यहां से, या तो इस वेव डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इस वेव डायग्राम को, देखो इस वेव डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हैं, अगर मान लो आपने यहां से पोटेंशियल को शुरू कर दिया है तो आप करंट को यहां से भी शुरू कर सकते हैं, करंट को आप यहां से भी, क्योंकि करंट क्या कर रहे हैं, लैग करवा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जब आप देखते हैं यहां से इस प्योर कैपेसिटी वाले डायग्राम के अंदर देखते हैं, इसके वेव डायग्राम में जैसे आपने ये पोटेंशियल बना दिया है, तो करंट को आप यहां से शुरू करवा सकते हैं, करंट को यहां से। तो ये करंट इसमें क्या हो गई, फेज में आगे हो गई, करंट क्या हो गई, यहां से आगे हो गई, और यहां से करंट क्या हो गई भैया, पीछे हो गई। होप सो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सीरीज एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आएंगे, सर्किट एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आएंगे आपके, यहां से रेजिस्टेंस आएगा, इसके अंदर प्योर इंडक्टर आएगा, इसके अंदर कैपेसिटर आएगा, इसमें क्या आएंगे, आर और एल आएंगे, इसमें आर और सी, इसमें आर एल सी। इंपीडेंस के फॉर्मूले हैं सिंपल, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। अब आप कहेंगे जेड इक्वल आर तो प्योर रेजिस्टिव के अंदर भी होता है, और जब रेजोनेंस होता है तीसरी कंडीशन में एलसीआर के सीरीज में, तो भी जेड इक्वल क्या आता है, आर आता है। अच्छा, फेज एंगल तो है ही नहीं, दोनों के बीच में कोई फेज एंगल नहीं है, दोनों का फेज तो क्या है, सेम है। जेड का फॉर्मूला नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा, प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या पढ़ा, एक्सएल पढ़ा। मतलब यहां से फेज का डिफरेंस कितना है, 90 का है, मतलब पोटेंशियल क्या है, आगे है, करंट क्या है, पीछे है। अब की बार करंट क्या है, आगे है, पोटेंशियल क्या है, पीछे है। फॉर्मूला क्या पड़ा, Z इज इक्वल्स टू XC। यहां से XL का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा L, और XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C। क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, रिलेटेड क्वेश्चंस भी स्लाइड में डाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस ही मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। Z की वैल्यू यहां से क्या आएगी, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगी, Z की वैल्यू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। यहां क्या बोल रहा है, पॉजिटिव बिटवीन 0 टू 90, जो इनके बीच में जो गैप होगा वो पॉजिटिव होगा, 0 टू 90 होगा, इसमें क्या होगा, -90 टू 0 होगा, नेगेटिव होगा यहां से फेज डिफरेंस। और बात करते हैं Z के अंदर, तो इसके अंदर नेगेटिव होगा जब XC बड़ा होगा XL से, मतलब जब ग्राफ नीचे की ओर आता है तब नेगेटिव माना जाता है, और ऊपर की तरफ मानते हैं तो हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव। ये क्विक रिव्यू लेना जरूरी था, क्योंकि थोड़ा सा देखो चैप्टर ये हल्का फुल्का प्रॉब्लम देने वाला है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों को बहुत सारी चीजें याद भी रखनी पड़ती है, तो एक क्विक रिव्यू इसलिए लिया गया है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको बना लें, इसको टेबल में मेंटेन करें, जो भी आप लोग करें। चलो बात करते हैं इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल की, यहां से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं बच्चों। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इन द गिवन LCR सर्किट। एक सीरीज LCR सर्किट आप लोगों को गिवन है, आप लोगों को बताना क्या है, यहां से फेज डिफरेंस बताना है कि कितना फेज डिफरेंस आएगा। अब देखो फेज डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, tan phi कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब tan phi कैसे कैलकुलेट करोगे, tan phi ऐसे कैलकुलेट करोगे, या तो tan phi होगा XC माइनस XL अपॉन R, या फिर tan phi देखा था XL माइनस XC बाय R। तो या तो वो होगा या फिर ये होगा, तो इन दोनों में से एक चीज होने वाली है, तो एक चीज का पता तो लगाना पड़ेगा कम से कम कि XC बड़ा है कि XL बड़ा है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं भैया, हम जानते हैं यहां से कि जो tan phi होगा, जो यहां से tan phi होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या है, हम phi लेते हैं, फेज का डिफरेंस क्या लेते हैं, phi लेते हैं। बोल रहे हैं ना, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस phi लेते हैं। तो tan phi का फॉर्मूला क्या बनता है, XL माइनस XC अपॉन R बनता है, या फिर यहां से tan phi का फॉर्मूला क्या बनता है भैया, यहां से tan phi का फॉर्मूला बनता है आपका XC माइनस XL अपॉन R बनता है। तो पहले एक काम करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, आपको जो सोर्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, V0 sin ओमेगा t। तो आप मुझे बताइए क्या ओमेगा मिल गया आपको, बिल्कुल मिल गया होगा। ओमेगा क्या मिल गया आपको, 1000। चलो बहुत बढ़िया बात है, ओमेगा आपको 1000 मिल गया, ठीक है। R कितना मिला है, यहां से R मिला है आपको 400, ठीक है। C कितना मिला है, 2 माइक्रोफेरेड है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 क्या हो जाएगा, फेरेड हो जाएगा। और L कितना मिला है, 100 मिली हेनरी, तो 100 में किसका इंटू करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -3 का, तब ये किस में आएगा, हेनरी में। चलो एक काम करते हैं, XL और XC को कैलकुलेट करते हैं, ताकि पता चले कि हमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना है या सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाना है, फाई का पता लगाने के लिए, ठीक।
तो एक काम करते हैं, एक्सेल कैलकुलेट करते हैं। एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ओमेगा एल। ओमेगा कितना है, 1000 है, और एल कितना है आपका, एल है 100 इंटू 10 टू द पावर -3। अब आप मुझे बताइए, ये 3 और ये 2 5 कितने हो गए, 5 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, 10 टू द पावर -3, तो ये 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब क्या आ गया, 100 ओम। बताया था मैंने एक्सेल की यूनिट, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है, इंपिडेंस नहीं बोलते, इंपिडेंस जेड को बोलते हैं, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है। उस इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट भी क्या होती है, यहां से ओम होती है। तो 100 ओम आपका यहां से आ चुका है। चलो एक काम करते हैं, यहां से एक्ससी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक्ससी क्या होती है, 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा सी कैसे निकालेंगे, 1/ओमेगा। ओमेगा कितना हो जाएगा यहां से 1000, सी कितना है आपका 2 इंटू 10 टू द पावर, एक काम करते हैं 6 को ऊपर लिख लेते हैं, तो यहां से ये कैलकुलेट करके ये कर देते हैं 3, मतलब 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 अपॉन 2, इसका मतलब कितना हो गया ये 500। मतलब XC यहां से क्या है, बड़ा है, तो ये वाला फॉर्मूला यहां से नहीं लगा पाएंगे, XC माइनस XL अपॉन R। तो tan phi की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लेंगे भैया, tan phi की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे XC माइनस XL। XC कितना है 500 ओम, और XL कितना है आपका 100 ओम। ये आपका क्या था, XL था, और ये आपका यहां से है आपका, ये आपका XL है, और ये आपका यहां से है XC 500। तो बात करेंगे tan phi की, तो XC माइनस XL मतलब 500 माइनस 100 कितना हो गया 400। 400 अपॉन यहां से ये कितना है, R कितना है 400, तो 400 से 400 कैंसिल आउट हो गया। tan phi किसके इक्वल आ गया भैया 1 के। इसका मतलब phi कितना रहा होगा, 45 डिग्री का फेज डिफरेंस यहां से रहा होगा।